सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर का जो हमारा थीम है, मतलब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब से जो 3 लेक्चर आएंगे, एक तो ये सेकंड लेक्चर जो है, फिर थर्ड लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर होगा, उन सब में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डी। तो पहला तरीका होता है इसका यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। जो क्वेश्चन जिससे हो सके वो हम इसी से करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉज एक्स। इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स लिख दिया था। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मेरा y का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स है तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन मेरा y के बराबर होगा, है ना। अब एक चीज़ देखो, एक्चुअली 2 चीज़ें देखो। ठीक है, पहला क्या है यार, dy बाई डी एक्स की इंटीग्रेशन, मतलब अगर मेरे पास एक फंक्शन है y, उसकी मैं डिफरेंशिएशन कर दूं और फिर वापस से उसकी इंटीग्रेशन कर दूं, तो वापस मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन एंड देन इंटीग्रेटिंग इट गिव्स द फंक्शन बैक। पर यार एक कांस्टेंट और आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये कांस्टेंट इसलिए आता है, ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। बात समझ आ रही है। अब दूसरी चीज़, dy बाई डी एक्स अगर मेरा cos x के बराबर है तो मैं पता है क्या लिख सकता हूँ, dy की वैल्यू cos x dx। तुम बोलोगे मैंने क्या कर रखा है, मैंने dx को उठा के यहाँ डाल दिया पूरा का पूरा, है ना। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, हम dx को पूरा का पूरा उठा के यहाँ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड्स इंटीग्रेशन भी हम लगा सकते हैं। लगा दी तो इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ dy की इंटीग्रेशन मेरी होती है y के बराबर और cos x की इंटीग्रेशन मेरी कितनी होती है, sin x प्लस c के बराबर। क्या बातें क्लियर हो रही है यार मेरी। तो देखो हमारे वर्किंग रूल क्या है, फर्स्टली स्प्लिट द डिफरेंशियल्स एंड देन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं ये स्प्लिटिंग हमें करनी कैसे है। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल को, इसी के क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए जाते हैं यूजुअली, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई। एक कोई x का फंक्शन होगा और g का y का फंक्शन होगा, कुछ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रखे होंगे। करना क्या होता है यार, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा ये जी वाई है, ठीक है, इसे उठा के तुम डी वाई के नीचे ले जाओ। ये देखो यहाँ हमारा नीचे आ गया, और इस डी एक्स को तुम उठा के एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद दोनों में इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसकी कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगी, इसकी कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन होगी, और फिर तो तुम्हारा आंसर आ गया y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x, राइट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब फाइनली। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब मैंने जनरल और पर्टिकुलर की चीज़ तो मैं लास्ट क्लास में करा रखी है। जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आते हैं यार, हमारे पास आते हैं कॉन्स्टेंट्स, जिनको हम कहते हैं आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, एक्चुअली आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं आते। ठीक है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई, जिसमें y इज नॉट इक्वल टू 2। ऑफकोर्स वो इसलिए दे रखा है क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, मतलब कि जो भी x की चीज़ होती है, ये भी x की है, ये भी x की है, तो इसको तुम क्या करो, dx को पटक के इधर ले जाओ और y का जो टर्म है वो dy के साथ ले जाओ। देखो 2 माइनस वाई डी वाई एक्स प्लस 1 डी एक्स। उसके बाद इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। जब मेरा एक साइड में पूरा y है और एक साइड में पूरा x है तो मैं इंटीग्रेशन अपना चालू करूँगा। अब मुझे ये बताओ 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2y, क्योंकि y के टर्म्स में, y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 की इंटीग्रेशन x और एक कांस्टेंट। तुम मुझसे ये बोलोगे यार इंटीग्रेशन तो ये भी इनडेफिनेट है, तो इसमें मेरा कांस्टेंट क्यों नहीं आया। ठीक है, तो तुम ला सकते थे। मान लो कि यहाँ तुम प्लस कर रहे हो अपना c1 और यहाँ प्लस कर रहे हो c2। ज़रा मुझे ये बताओ, ये कांस्टेंट है ना, इसको मैं इस साइड नहीं ला सकता ऑलरेडी, तो ये क्या बन जाएगा मेरा c2 माइनस c1 विच इज़ अनदर न्यू कांस्टेंट। तो बेसिकली यार कांस्टेंट तो एक ही हुआ ना, समझ आ रही है तुम्हें चीज़ें। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यार, मैंने क्या किया, 2 को वो ले लिया, बाहर ले लिया, मतलब एलसीएम ले लिया, और आंसर मेरा आ गया ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट बता रहा हूँ तुम्हें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यार क्या करते क्या है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स अपने। तो क्या किया हमने, जो मेरा y का टर्म था जितना मर्जी, उसको मैं उठा के ले गया dy के नीचे,
और dx को मैं 1+x² के साथ ले आया। तो अब ये देखो, ये पूरा y की चीज़ें है, ये पूरी x की चीज़ें हैं। इंटीग्रेट लगा दो, अब इंटीग्रेशन कर दो। कर दी इंटीग्रेशन। ज़रा ये मुझे ये बताओ, ये तो बहुत ही फट्टू इंटीग्रेशन नहीं है। 1/1+y² tan इनवर्स y, 1/1+x² tan इनवर्स x, और एक कांस्टेंट ऐड कर दो। एक ही कांस्टेंट ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy इज इक्वल टू 2x² + 1 dx, ठीक है। तो क्या करना है, अगेन सबसे पहले तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, सेपरेटिंग क्या करना है हमें अपना वेरिएबल्स, ठीक है। तो y की सिर्फ एक ही चीज़ है और तो कुछ है नहीं। x जो है उसको पटक के यहाँ नीचे ले जाओ, तो यहाँ आ गया। इसके बाद इंटीग्रेशन लगा दो, लगा दी मैंने। फिर इसको सॉल्व कर लो, ऑफकोर्स x को डिवाइड करो, ये आएगा ये आएगा। 2x की इंटीग्रेशन x², dy की इंटीग्रेशन सिर्फ y, 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ mod x प्लस अ कांस्टेंट। अब ध्यान दो, मुझे एक और कंडीशन दे रखी है कि जो कर्व है, कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1, ठीक है। मतलब अब मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा मेरा कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक कंडीशन है। ये देखो, इट इज़ गिवन दैट द कर्व पासिस थ्रू 1,1, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारा कर्व है, ठीक है, ये हमारा कर्व है। इसमें y की जगह 1 डाल दिया, x की जगह 1 डाल दिया। तो डाल दिया, देखो मैंने यहाँ log 1 मेरा होता है 0 के बराबर, ये हट गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो c की वैल्यू मेरी आ गई 0। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व कितनी होगी हमारी, फिर ये कर्व की इक्वेशन थी ना, बस c की जगह डाल दो 0, तो ये चीज़ हट गई, तो सिर्फ मेरा कर्व ये आ गया। क्या बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन करते यार। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। अगेन जैसे ही तुम्हें यार ये पॉइंट्स दे रखे हो ना, इसका मतलब समझ जाओ कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं रहेगी, ठीक है। गिवन दैट, अब ये देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज 2x/y²। मुझे और कुछ भी नहीं दे रखा, मुझे इक्वेशन ही नहीं दे रखी। ये देखो, इससे पहले तो मुझे ये सब दे रखा था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, ये थी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये थी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये थी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन का तो कुछ डी भी नहीं है। ये देखो, बस ये दे रखा है मुझे। ज़रा मुझे ये बताओ, इट इज़ गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज दिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है मेरा, dy/dx। ये सब तो हम डिफरेंशियल में पढ़ चुके हैं, पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो स्लोप है वो किसके बराबर है, 2x/y²। तो मैंने लिख दिया, बहुत सही। अब मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो मेरी डी है ना, बिल्कुल है। तो अब क्या करो, जो y का टर्म है उसको dy के साथ ले जाओ, जो मेरा dx का टर्म है उसको 2x के साथ ले जाओ। ये चीज़ आ गई। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स भी लिख देना। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन लगाया। y² की इंटीग्रेशन y³ 2x की इंटीग्रेशन x² प्लस अ कांस्टेंट। मुझे एक चीज़ दे रखी है कि -2,3 से पास कर रहा है, तो क्या करो, y की जगह 3 डाल दो और x की जगह अपना 2 डाल दो। डाल दिया, तो मेरा आंसर क्या आया, ये देखो, ये आ गया। तो इससे मेरा क्या निकल गया, c निकल गया मेरा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी थी, बस मेरे को c निकालना था। तो c की वैल्यू आ गई 5। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व कितनी हुई, यही सेम इक्वेशन 3 को मैं उधर ले गया, तो ये आ गया। और क्योंकि c 5 था तो उसकी जगह मैं 3 लेकर गया ना, क्योंकि यहाँ से, तो 15 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आई यार मेरी फाइनली, y इज इक्वल टू 3x² + 15 √1/3। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चंस में ना वर्ड प्रॉब्लम जैसी चीज़ें दिखती है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जैसी चीज़ें होती है, जैसे तुम्हें कंडीशन को देख के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, ठीक है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें इधर दे रखी थी, किधर, यहाँ, जहाँ तुम्हें दे रखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा इसके बराबर है। तो तुम्हें सोचना पड़ा कि अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था dy/dx। कुछ क्वेश्चन में ना लिटरली डेली लाइफ प्रॉब्लम्स दे देंगे, जैसे दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या है। देखो, पहला यही क्वेश्चन क्या है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। अब देखो, बैंक में तुम्हें, अगर तुमने 8वीं क्लास पढ़ रखी है तो तुम्हें याद है सिंपल इंटरेस्ट कितना होता था, PRT/100 ऐसा कुछ। तो तुम्हें ये टर्म्स तो याद होगी, इसको कहते थे प्रिंसिपल, ठीक है, इसको कहते थे रेट, ठीक है, इसको कहते थे टाइम, और ये हमारा होता था इंटरेस्ट। तो यार बेसिक ये जो टर्म है तुम्हारी, यार ये सब तुम्हें टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, ठीक है। मुझे दे रखा है प्रिंसिपल मेरा बढ़ रहा है, अगर मैंने बैंक में डाल दिया कंटिन्यूसली, देखो अब कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, डिस्क्रीटली इंक्रीज नहीं हो रहा। या देखो, कंटिन्यूसली और डिस्क्रीटली का मतलब क्या होता है, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी इंटीग्रेशन की पहले लेक्चर में पढ़ा चुका था कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कंटिन्यूस समेशन, है ना। यूजुअली जब तुम बैंक में पैसे डालते हो तो ये होता है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता है ना, वो ऐसे बढ़ता है। मान लो तुमने 100 रुपये डाल दिए,
1 साल बाद वो होगा 110। तो वो ये देखते हैं कि 1 साल हो गया, अच्छा ठीक है 10 रुपये ऐड कर दो। कंटिन्यूसली का मतलब हर सेकंड में पैसे ऐड हो रहे हैं। हो सकता है वो इतने से पैसे ऐड हो रहे हैं, 1 पैसा, रुपीज़ नहीं कह रहा मैं, हो सकता है 1 सेकंड में 1 पैसा बहुत तेज़ तेज़ इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। रेट क्या दे रखा है, 5% पर ईयर। तो इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। और यार ये मैंने W ही लिखा है, कहीं बच्चे बोले स्पेलिंग नहीं आती तेरे को, ठीक है। ₹1000 डबल इटसेल्फ। तो कैसे करेंगे, NCERT का ही क्वेश्चन है। क्या करो, P को प्रिंसिपल मान लो, अपने T को तुम टाइम मान लो, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dp/dt, क्योंकि देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है ना, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। ये कितना है, 5/100 इंटू P। क्या मतलब यार, इसी का 5% मेरा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, देखो dp/dt क्या होता है, ये होता है चेंज, और हमारा चेंज क्या है 5%। 5% ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल। तो 5/100 प्रिंसिपल, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसको लिख दिया 1/20, तो P/20। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान से देखो। अगर मैं सेपरेटिंग करूँगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करता हूँ, तो P को मैं यहाँ नीचे ला सकता हूँ और dt को ऊपर, तो मेरा कुछ ऐसा सीन बन जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन लगा दो। dp/p की इंटीग्रेशन होती है log mod p, और t की इंटीग्रेशन होती है सिर्फ t, और 20 तो एक कॉन्स्टेंट है ही, और एक कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से। ज़रा मुझे ये बताओ, अगर मुझे दे रखा होता है log e a = b, तो e⁻b = a, ये होता है ना। तो e⁻t/20 + c = p, ठीक है। तो अब देखो e⁻a + b कितना होता है, e⁻a × e⁻b बेसिक एक्सपोनेंट्स = p। इस पूरे कांस्टेंट को मैंने अलग से k लिख दिया है, एक ही बात है, कोई बड़ी डील नहीं है इसमें। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p = 1000 एट t = 0। अब तुम बोलोगे ये तो कहीं दे ही नहीं रखा यार। देखो यार, ये ना कई बार चीज़ें तुम्हें दे नहीं रखी होती आधी। जब इन्होंने ये लिखा है कि 1000 रुपये डबल कब तक होगे, तो तुम ये मान के चलो कि बैंक में 1000 रुपये है, ठीक है, पहले से 1000 रुपये है। और t = 0 का यार मतलब होता है कि इनिशियली, ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम 0 काउंट कर रहा है, वो होता है इनिशियली, कि अभी तो अब शुरू होगा टाइम मेरा, ठीक है। तो क्या हुआ यार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p 1000 होगा जब t 0 होगा। बट p और t का तो मेरा ये रिलेशन है, ये बेसिकली क्या है, p इन टर्म्स ऑफ t है, p एज अ फंक्शन ऑफ t, जहाँ t दे रखा है मेरा और बाकी तो कॉन्स्टेंट्स है। तो क्या करो, t को 0 डाल दो, डाल दिया 0, तो ये 0 e⁻0 कितना होता है 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। अब ज़रा मुझे बताओ, इस k की जगह जो मेरा कांस्टेंट था ये एलिमिनेट हो गया। क्यों, याद करो, जो ये 1000,0 है ना यार, ये बेसिकली ये मेरा पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कर्व है, इसको दूसरी भाषा में समझो, e⁻t/20 इंटू k, ये मेरा एक कर्व है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व, ये दे रखी थी जो निकल गई अब। और मुझे इनिशियल कंडीशन जैसे पॉइंट्स दे रखे हैं, समझ लो मेरे पॉइंट पता है क्या है, वो है ये है 0,1000। तो इसको x और y की टर्म्स में समझो कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, समझो ये ऐसे चल रहा है मेरा, ठीक है। तो क्योंकि कांस्टेंट पिछले क्वेश्चन में भी एलिमिनेट तो हुआ था, हर बार होता है, c = 5, तो ये वही k है, इसको वैसा ही समझो एक तरीके से। मेरा प्रिंसिपल आ गया। अब मुझे बताओ, द टाइम व्हेन प्रिंसिपल 1000 डबल्स इटसेल्फ। अगर डबल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल 2000 हो जाएगा, तो क्या करो, इसकी जगह डाल दो 2000, टाइम की जगह टाइम ही रखो अपना, तो अपना टाइम निकल जाएगा। फिर ये यहाँ से कट गया, 2 आ गया, तो t/20 आ गया log 2, t आ गया मेरा 20 log 2। मैंने आगे लिखा है एट p = 2000, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है। तो इसी के साथ यार हमारा वेरिएबल सेपरेबल समाप्त हो जाता है। वेरिएबल सेपरेबल में और अच्छे क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल बेसिक और फट्टू चीज़ है। हद मार के क्या कर सकते हैं वो, कि क्वेश्चन को हल्का सा डिफिकल्ट बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। और डिफिकल्ट कैसे बनेगा यार, कि मान लो तुम्हें कुछ दे रखा है fx dx, ठीक है, प्लस gy dy, ऐसा कुछ दे रखा है = 0। यही तुम्हारी वेरिएबल सेपरेबल हमेशा होती है, ठीक है, नो मैटर व्हाट। हो सकता है तुम्हें x और y को सेपरेट करना ना आ पा रहा हो, बट हो जाएगा एट द एंड, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसी के साथ हम अपनी ये वाला लेक्चर ख़त्म करते हैं, लेक्चर 2। अगली क्लास में मिलते हैं तुमसे लेक्चर 3 में, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।